Hello, good morning, student. Hello, good morning. Can you able to hear me? Okay. Good morning. Now see, in the last lecture we have done with in the last two lecture. In one of the lecture we have done with the dual nature of matter. That is de Broglie's equation, de Broglie's hypothesis, and second one we have done the Heisenberg uncertainty principle. So now I'm just writing here the Bohr theory हमारा fail क्यों हुआ? What is the reason? So I'll just write down here reason for failure of Bohr's model. हमारा Bohr's model fail क्यों हुआ? उसके पीछे क्या reason थे? So what is the reason for the failure of the Bohr model? The first thing is Bohr said electron is a charged particle. मतलब बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज ओनली चार्ज पार्टिकल है. बोर इज सेड इलेक्ट्रॉन इज ओनली चार्ज पार्टिकल, बट de Broglie said electron has dual nature. इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर. ये हमारा फर्स्ट फेलियर था. मतलब बोर थ्योरी कहाँ पे फेल हुआ? देखो पूरा के पूरा बोर थ्योरी फेल नहीं था. बोर कहाँ पे फेल हुआ? द बोर सेड दैट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन खाली चार्ज पार्टिकल है. बट डी ब्रॉगली सेड दैट नहीं, इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर. डुअल नेचर मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन behave as a particle. Electron behave as a particle and wave. Electron behave as a particle and a wave. मतलब electron has both properties, wave property as well as particle property. ये बोर थ्योरी का फर्स्ट फेलियर था. सेकेंड बोर थ्योरी कहाँ पे फेल हुई? Bohr said electron revolved around the nucleus in concentric circular path. Bohr said electron revolve around the concentric circular paths called orbit. So it is possible to measure position and momentum of electron. Simultaneously. मतलब बोर ने क्या बोला? देखो ये बोर सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ करता है? अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. इन अ सर्कुलर पाथ मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, करेक्ट, ऐसे घूमते रहेगा. सो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है
and position and momentum. Momentum का मतलब velocity. मोमेंटम का मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं. ये किसने बोला था? बोर ने बोला था. बट according to Heisenberg, it is not possible to measure position and momentum. Momentum means velocity. But according to Heisenberg, it is not possible to measure position and momentum simultaneously. मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते हो. ये किसने बोला था? हिजनबर्ग ने. तो ये बोर्स के दो लिमिटेशंस थे. लिमिटेशन मतलब बोर यहाँ पे फेल हुआ था. तो क्या फेलियर्स थे बोर के? बोर सेड इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, बट डी ब्रॉगली सेड इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर. इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड वेव. Second क्या limitations था? Bohr said electron is revolving around the nucleus in concentric circular. Electron is revolving around, or electron revolved around the nucleus in circular path called as the orbit. So it is possible to measure the position and momentum of the electron simultaneously. But Heisenberg said that it is not possible to measure the position and momentum of electron simultaneously. Not possible to measure position and momentum simultaneously of electron in an atom. In an atom मतलब कोई भी एटम में आप एक साथ उसका पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंट, पोजीशन एंड मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते. ये हमारे फेलियर्स ऑफ बोर मॉडल थे. अभी बोर मॉडल फेल हो गया, इसलिए हमें नए मॉडल के लिए स्टार्ट करना है अभी न्यू मॉडल. सो न्यू मॉडल इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मतलब व्हाट? जो मॉडल एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है. जो मॉडल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है. और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का कौन सा नेचर कंसीडर करेगा? वेव नेचर. द मॉडल विच इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल and which consider their wave nature are called as a quantum mechanical model or wave mechanical model. Correct? So कैसे? तो यहाँ पे I'll just write down point one by one. A new branch of science called quantum. A new branch of science called quantum mechanics was developed by
Heisenberg and Schrödinger, ये दो साइंटिस्ट थे based on uncertainty principle and wave motion. Correct? See here, मतलब जब Bohr theory fail हो गया, मतलब Bohr certain concept Bohr theory was not able to explain. फिर a new branch of science called as quantum mechanics, called as new branch of science called as quantum mechanics was developed by which scientist? The Heisenberg and Schrödinger. मतलब Heisenberg और Schrödinger ने एक नया ब्रांच स्टार्ट किया and a new branch was depends on one new branch was what quantum mechanics was developed by based on what it was based on the uncertainty principle और uncertainty principle किसका था Heisenberg का था and wave motion किसने दिया था डी ब्रॉगली ने दिया था तो एक नया मॉडल इलेक्ट्रॉन के लिए बन गया जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सप्लेन करेगा और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करेगा सो न्यू ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स was developed by Heisenberg and Schrödinger based on the uncertainty principle and the wave motion of electron. Wave motion of electron, correct? Then फिर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन भी डेवलप कर दिया उसके लिए एक इक्वेशन वो इक्वेशन कैसे आया उसके बारे में हमें ज्यादा स्टडी नहीं कराया बट श्रोडिंगर developed the fundamental equation of quantum mechanics. श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डेवलप कर दिया फॉर क्वांटम मैकेनिक्स Schrödinger developed the fundamental equation of quantum mechanics which incorporates wave particle duality of matter. वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर मतलब श्रोडिंगर ने क्या किया एक इक्वेशन बना दिया श्रोडिंगर डेवलप्ड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और वो इक्वेशन क्या कर रहा था इक्वेशन वाज इनकॉर्पोरेट्स इक्वेशन वाज कंसीडरिंग द वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर मतलब कोई भी मैटर को वेव मैटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव मैटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ये दोनों को कंसिडर कर रहा था मतलब Schrödinger has developed the equation and this equation was able to consider what wave particle duality of matter correct and then the Schrödinger equation the Schrödinger wave equation is H cap psi this function I'll explain here this function is called as a psi p spelling is what psi but the pronunciation is what psi equal to e psi देख उनका इक्वेशन था ये काफी बड़ा इक्वेशंस है ये बहुत ही बड़ा इक्वेशंस है लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिया तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं इतना ही देखना है कि श्रोडिंगर ने
इक्वेशंस दिया था, फिर इस खाली इक्वेशन के टर्म्स के मीनिंग देखिए, मीनिंग खाली हमें देखना है। वेयर एच कैप इज मैथमेटिकल ऑपरेटर, H cap is a mathematical operator called Hamiltonian operator. It is a mathematical operator called as the Hamiltonian operator. Correct? Then psi is the wave function. Psi is the wave function. मतलब wave के बारे में explain करेगा. Psi is the wave function and E is the total energy of system. E is the total energy of the system. तो यहाँ पे मतलब जस्ट खाली एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. H cap psi equal to E psi. P is a silent, where H is called as what? Mathematical operator, or is also called as Hamiltonian operator. मतलब Hamiltonian may be the name of the person जिसने दिया रहेगा. Psi is the wave function, ये हमारा wave function है, and E is the total energy of the system. E is the total energy of the system. Now I'll just write down one or two lines more about the psi. I'll write on the next page. The psi, यहाँ पे जो psi है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन. ओके, और वेव फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो एग्जैक्टली वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है देखो. The psi in the above equation represents the amplitude of the electron wave. See here, psi हमें यहाँ पे क्या represent करता है? It is psi represents what? Amplitude of the electron wave. हमारे electron wave का amplitude मतलब आपको मालूम है height of the crest. जो wave होता है wave, height of the crest और depth of the trough is called as what? Amplitude. तो psi क्या represent करता है? Psi in the equation represents what? मतलब इस इक्वेशन में psi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, एंड psi स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. psi स्क्वायर gives the probability psi square gives probability of finding electron
probability of finding electron at various places in a given region around the nucleus. मतलब साई स्क्वायर हमें क्या दे रहा है, देखो साई स्क्वायर हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू में हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे उसका आंसर हमें कौन देगा, साई स्क्वायर देगा. तो साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, probability of finding the electron at various places around the nucleus in the given region. मतलब न्यूक्लियस के बाजू में जो रीजन रहेगा उस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे उसके लिए आंसर कौन देगा, साई स्क्वायर देगा. It gives you what, साई स्क्वायर. करेक्ट. एंड देन ओके, साई स्क्वायर क्या देगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस इन अ गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस के बाजू में हमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेगा उसका क्या मिलेगा, हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगा. किससे मिलेगा, साई स्क्वायर से. एंड देयरफॉर द थ्री डायमेंशनल स्पेस region around the nucleus in the atom where probability of finding electron is maximum are called orbital. देखो मतलब साई स्क्वायर हमें क्या देगा कि सबसे पहले साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. मतलब ये अगर हमारा वेव रहेगा, ये अगर हमारा वेव रहेगा तो वेव का एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रब हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट इलेक्ट्रॉन वेव. एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड है, साई रिप्रेजेंट क्या करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव रिप्रेजेंट करेगा. फिर हम लोग साई से क्या फाइंड आउट करेंगे, साई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. और साई स्क्वायर हमें क्या देगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू में हमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल सकता है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्बिटल. तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जहां पे भी हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उस पार्ट को हम क्या बोलना है, ऑर्बिटल बोलना है. क्या बोलना है, हमें ऑर्बिटल बोलना है. करेक्ट. मतलब ये अगर हमारा फॉर एग्जांपल और एक पॉइंट लिखता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेनेशन करता हूँ. 6 पॉइंट. एंड आफ्टर सॉल्विंग Schrodinger इक्वेशन, द श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वी हैव 3 quantum number. We have 3 quantum numbers
And which three quantum numbers we have? The first one we are having here is principal quantum number. Second one is azimuthal quantum numbers. Third one is magnetic quantum नंबर. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. एक्चुअली हमारे पास चार क्वांटम नंबर है. हमारे पास चार क्वांटम नंबर है, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें कितने क्वांटम नंबर मिले? तीन. चौथा क्वांटम नंबर कौन से हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कितने क्वांटम नंबर मिले? तीन क्वांटम नंबर मिले. कौन से क्वांटम नंबर थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये तीन क्वांटम नंबर मिले. करेक्ट. तो अभी तीन क्वांटम नंबर मतलब क्या? तो अभी देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेगा, अभी इलेक्ट्रॉन खाली गोल गोल नहीं घूमेगा ना. इलेक्ट्रॉन खाली गोल गोल नहीं घूमेगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? देखो, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल भी घूम सकता है. अगर पार्टिकल रहेगा तो गोल गोल घूम सकता है. करेक्ट. लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव. अभी वेव कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेव कैन बी अलोंग द वाई एक्सिस एंड वेव कैन बी अलोंग द जेड एक्सिस. मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी जा सकता है. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अभी इलेक्ट्रॉन गोल गोल ही घूमेगा. इलेक्ट्रॉन कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कैन बी अलोंग द वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कैन बी अलोंग द जेड एक्सिस. इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर के पार्ट में, न्यूक्लियस के बाहर जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूक्लियस के बाहर जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल. करेक्ट. अभी इलेक्ट्रॉन का हम लोग एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं बोल सकते. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है. मतलब और इलेक्ट्रॉन कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं. तो इसलिए हम उसे क्लाउड बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन का क्या बोलेंगे? क्लाउड बोलेंगे. तो बहुत से इलेक्ट्रॉन कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कैन बी अलोंग द वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कैन बी अलोंग द जेड एक्सिस, या कैसे भी घूम सकता है. तो इलेक्ट्रॉन जहां पे हमें मिल सकता है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को हम बोलेंगे ऑर्बिटल. और आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन हमें थ्री क्वांटम नंबर मिले. कितने क्वांटम नंबर मिले? थ्री. कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और ये क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन जहां पे मिल सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल. तो इस ऑर्बिटल का साइज कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इस ऑर्बिटल का शेप, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर. और इनका ओरिएंटेशन, मतलब ये ऑर्बिटल कैसे घूमेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओरिएंटेशन कौन एक्सप्लेन करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन जहां पे हमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे हो सकता है उस पार्ट को हमें क्या बोलना है? ऑर्बिटल बोलना है. तो ये ऑर्बिटल का साइज, ऑर्बिटल का शेप और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन. ऑर्बिटल का साइज कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मतलब हमारे ऑर्बिटल का साइज कितना रहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसका शेप कैसा रहेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर. और जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट करेगा, वो कौन बोलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो इसे तीन. तो अभी हमें इन तीन क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Yes, principal quantum number is denoted by the symbol small n. Principal quantum number is denoted by the symbol small n.
एंड व्हाट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या एक्सप्लेन करता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन इट, दिस represents the main shell to which, this represents the main shell to which electron belongs. Correct? This represents the main shell to which electron belong. मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा, मतलब कैसे मेन शेल, मतलब कैसे, मतलब जस्ट राइट डाउन द वन बाय वन पॉइंट. देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? इन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा. इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहेगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? फोर्थ ऑर्बिट में रहेगा. और इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द फिफ्थ ऑर्बिट. So here what you said, electron can be in the first orbit, electron can be in the second orbit, electron can be in the third orbit, electron can be in the fourth orbit, और electron can be in the fifth orbit. मतलब कौन से मेन शेल में? फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? तो हियर n is shown by which number? 1 2 3 4 5 and so on. The energy level are shown by which number? 1 2 3 4 5 so on, or they are denoted by the letters K, L, M, N, O. They are denoted by the letter what? K, L, O. मतलब हमारा first shell रहेगा तो first shell is called as K, second shell is called as L, third shell is called as M, fourth shell is called as N, and so on, NO. Correct? So energy level, ये हमारे energy level है. Electron can be in the first orbit. तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या डिनोट करता है? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स व्हाट? द मेन शेल, द मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग. मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में रहेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेगा? के, एल, एम, एन, ओ. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट, इट determines the distance of electron, it determines the distance of electron from the nucleus. It determines what? The distance of electron from the nucleus. मतलब इलेक्ट्रॉन का, अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट मतलब हमें डिस्टेंस पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है. अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में, तो फोर्थ ऑर्बिट में डिस्टेंस पता चलेगा. सो इट डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. दैट इज, इट determines size of an atom. It determines what? Size of an atom. कि अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो साइज छोटा रहेगा, अगर लेकिन मैंने बोला इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल में साइज बड़ा है, तो इससे हमें साइज पता चलता है. सो इट डिटरमाइंस व्हाट? यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा? साइज पता चलेगा. करेक्ट? तो हियर this represents the main shell to which electron belong. Second, it determines the distance of the electron from the nucleus. मतलब न्यूक्लियस से लेके हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? दैट इज, इट डिटरमाइंस व्हाट? इट डिटरमाइंस yes, it determines size of an atom. Third, it also determines
it also determines the energy of an electron in an atom. It also determines, और क्या determine करेगा? It also determines the energy of electron in the atom. क्या हमें मालूम है अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो लोअर एनर्जी रहेगा, and as electron goes away from the nucleus, energy required to revolve will also goes on increasing. फर्स्ट ऑर्बिट का साइज स्मॉल है, फर्स्ट ऑर्बिट का साइज स्मॉल है मतलब इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर लेस एनर्जी. फोर्थ ऑर्बिट का साइज बिगर है मतलब इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिवॉल्व. करेक्ट. So it also determines the energy of electron in the atom, and we know that the energy is given by which formula? En is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square upon n square. Joule. Minus energy of the electron in the nth orbit is given by which formula? Energy of the electron in the nth orbit is given by which formula? Minus 2.18 into 10 raised to minus 18 n z square upon n square. और देखो यहाँ पे energy is inversely proportional to number of orbit. मतलब अगर ऑर्बिट लोअर रहेगा, ऑर्बिट अगर लोअर रहेगा तो एनर्जी विल बी हायर. मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एनर्जी विल बी हायर एनर्जी, एंड एज and higher the orbit, energy is going to be the less. So lower or smaller orbit has more energy, and as we go away from the energy goes on decreasing. Sorry, मैंने पहले wrong बोला था. Lower or first orbit has a smaller energy, and as you go away from the orbit, energy goes on decreasing. Correct. So it also determines the energy of electron in the atom. मैं correct करता हूँ एक बार. मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि lower first orbit में रहेगा तो electron will have the more energy because size is very small. But as we go away from the nucleus, size of the orbit goes on increasing. So energy also goes on increasing. So energy is inversely proportional to the number of orbit. Smaller the orbit, more is the energy. And larger the orbit, lesser is the energy. And next, number of electrons in each orbit is given by formula 2n square. Number of electron in the each orbit are given by which formula? 2n square. मतलब मैं टेबल बनाता हूं तो उसे और क्लियर हो जाएगा. मतलब here we'll write n equal to 1 2 3 4. Symbol will be what? K L M N. And number of electron in the each orbit in each orbit, और orbit को हम लोग क्या बोलते हैं? Shell. Number of electron in the each orbit or in the shell are given by which formula? 2n square. ये जो हमारा ऑर्बिट है, ये जो हमारे ऑर्बिट्स है, either you can call them as orbit, or you can also call them as orbit, or you can call them as a shell. Correct. मैंने यहाँ पे लिखा it represents the main shell to which electron belong. कौन से shell में इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट shell में इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड shell में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड. तो either we can call them as the orbit or we can also call them as a shell. Correct. So the number of electron in each orbital एक मिनट, N L, sorry not NL,
in orbital or in shell are given by which formula? 2n square. सर Yes. सर बुक मध्ये n स्क्वेअर दिलंय. बुक मध्ये n स्क्वेअर इकडे कसं n स्क्वेअर येईल बघा ना, एक मिनिट, नुसतं वेगळं काहीतरी असेल बघा. फर्स्ट ऑर्बिट आपण जर घेतलं, फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज k, and in the first orbit how many electrons are there? 1 square is 1 into 2 2, n is equal to 2, kl, so it will be what? 2 square is 4 2s are 8. No, we know that in the first orbit we can have 2 electron, second orbit we can have 8 electron, third orbit we can have klm. 3 square is 9 2s are 18 electron. So maybe there must be some mistake or sentence must be some different. 4 klm n and 432. So these are the number of electron in the each shell. Number of electron in the each shell. Number of electron in the each shell are given by which formula? 2n square. So in the first shell we can have the 2 electron. Second shell we can have the 8 electron. Third shell we can have the 18 electron, and the fourth shell we can have 32 electron. So I'll just revise about the principal quantum number and then we'll go for the next quantum number. What is principal quantum number? This represents the main shell to which electron belong. This represents the main shell to which electron belong. मतलब कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? KLMNO. Yes, allowed orbit. Allowed orbital लिहिले ना, orbitals लिहिले. हाँ, वेगळं आहे. It second point काय सांगा? It determines the distance of electron from the nucleus. Distance of electron म्हणजे electron exactly where the electron is. Electron exactly कहाँ पे है उसे हमें क्या पता चल रहा है? Size of the atom पता चल रहा है. And it also determines what? Energy of the electron. Energy of the electron. Lower the orbit, more is the energy. And as we go away from the orbit, orbit number goes on increasing, energy goes on decreasing. And number of electron in the each orbits are given by which formula? 2n square. And then we also calculated here the number of electron in the first shell is 2, number of electron in the second shell is 8, number of electron in the third shell is 18, and number of electron in the fourth shell is 32. Okay. Okay, so we have finished with the principal quantum number. Now we'll go for the next one. Students, the today lecture will go little longer today, little longer because I'm starting with the second quantum number. Second quantum number will take little time to done. अच्छा, तुमने जो बोला था ना क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो मैं बाद में करूंगा, वो अभी टाइम है हमें. n स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो बाद में आगे आएगा. ठीक है. नाउ विल गो फॉर द सेकंड क्वांटम नंबर. द सेकंड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज second quantum number is called as azimuthal quantum number. Second quantum number is called as azimuthal quantum number, or it is also called as subsidiary quantum number, or it is also called as angular momentum quantum number. See, it is called as three name. Either you can call it as the azimuthal quantum number, you can call it as a subsidiary quantum number,
or you can call it as the angular or orbital angular momentum, or angular momentum, or you can say orbital angular momentum quantum number. इसके नाम अलग अलग नाम है. अभी ये first of all, I'll write first point. It is denoted by symbol L. It is denoted by the symbol L. मतलब इस क्वांटम नंबर का सिंबल क्या रहेगा? L रहेगा. सेकेंड इसका मेन पॉइंट क्या है? इट determines the subshell. It determines the subshell to which electron belongs in a given shell. Okay. It determines what? ये important point है. It determines what? Subshell. अभी देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? शेल में रहेगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? शेल में रहेगा. अभी शेल के अंदर और कहाँ पे? तो सबशेल आएगा. So it determines the subshell to which electron belongs in a given shell. मतलब शेल के अंदर कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा? शेल के अंदर कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा? करेक्ट. एंड ऑल्सो एक पॉइंट में और लिखूंगा, बाद में एक्सप्लेन. इट defines the shape of the orbital occupied by the electron. Occupied by the electron and angular momentum of the electron. ऐसे सारे पॉइंट में तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इलेक्ट्रॉन देखो, सबसे पहले क्या बोला कि एक क्वांटम नंबर क्या है? इट इज डिनोटेड बाय विच लेटर? एल. कौन सा क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग? एजिमुथल क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एल. सेकेंड पॉइंट क्या है? देखो, इट डिटरमाइंस द सबशेल. कौन से सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है? कौन से सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड, इट डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. जिस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा. देखो, हमें यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करेगा? शेप एक्सप्लेन करेगा. सो इट defines the shape of the orbital occupied by the electron and angular momentum of the electron. का angular momentum कितना रहेगा? इलेक्ट्रॉन का angular momentum कितना रहेगा? तो अभी इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले सबशेल. अभी सबशेल पहले क्या होता है? वो सबशेल हम लोग देखते थे. सबशेल are denoted by following symbol. Subshell are denoted by the following symbol. तो कौन कौन से सिंबल है? देखो, L, symbol of subshell. L0, L1,
L2 एंड L3। L के हम लोग ये 4 वैल्यू हमें यूज करने हैं, 0 1 2 3। और सिंबल क्या है, S P D F। L0 मतलब सिंबल ऑफ द सबशेल इज S, L1 मतलब सिंबल ऑफ द सबशेल इज P, L2 मतलब सिंबल ऑफ द सबशेल इज D, L3 मतलब सिंबल ऑफ द सबशेल इज F। ये नाम कहाँ से आए, तो हमें मालूम है बोर्स थ्योरी में वो जो लाइंस मिल रहे थे, लाइन, तो कोई लाइंस कैसे थे, S मतलब शार्प, तो उन्होंने वो लाइंस को नाम दिए थे, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज्ड एंड F मतलब फंडामेंटल। मतलब वहां पे हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिले थे, स्पेक्ट्रल लाइंस, वहां पे हमें क्या मिले थे, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइंस मिले थे, स्पेक्ट्रल लाइंस। और कुछ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे थे, शार्प थे, उसके लिए सिंबल एस यूज किया। कुछ प्रिंसिपल थे तो इसलिए पी, डी मतलब डिफ्यूज एंड एफ मतलब फंडामेंटल। तो ये हमारे एल के सिंबल है। अभी सबशेल्स के बारे में पढ़े थे, सबशेल्स मतलब क्या होता है, कंसेप्ट देखो। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा वन में। और एक मिनट, मैं इसका और एक पहले टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। एक और एक टेबल देखो, मतलब अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, एक मिनट इसे बाद में करता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है n के बाद हमें फाइंड आउट करने वैल्यू l का वैल्यू, l का फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1 नंबर ऑफ सबशेल। देखो अगर मैंने n1 लिखा, n1 मतलब कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n1 मतलब कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अभी l का वैल्यू कितना आएगा, देखो 0 to n-1, 0 to n-1, n का वैल्यू 1 है तो n1 - 1 0, तो l का वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगा, l का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और L0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s ऑर्बिटल आएगा। L0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, L0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s ऑर्बिटल आएगा। बाद में n = 2 लेंगे, अगर n = 2 लेते हो, n = 2 लेते हो तो यहाँ पे 2 - 1, 0 to 2 - 1, 2 - 1 1, मतलब 0 to 1, 0 and 1। 0 मतलब विच ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, 1 मतलब विच ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। देखो 0 मतलब s ऑर्बिटल, सबशेल, ये जो हमारे सबशेल्स है इसका नाम है s ऑर्बिटल। l = 1 मतलब विच ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। l = 2 मींस विच ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। l = 3 मींस विच ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ पे मैंने n = 3 लिखा, n = 3 लिखा, तो 3 मतलब 0 to 3 - 1, 3 - 1 is 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 and s0 means which orbital, s, 1 means which orbital, p, and 2 means which orbital, d। और अगर n = 4 लिखा यहाँ पे, 4, 0 to 4 - 1, 4 - 1 is 3, तो 0 to 3, 0 to 3 मतलब आएगा 0 1 2 3। मतलब यहाँ पे 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कहाँ पे रहेगा, s में रहेगा, तो उसे मैं क्या लेबलिंग कर सकता हूँ, 1s। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल में रहेगा तो सेकेंड में कहाँ पे रहेगा, s और p में। s और p में मैं क्या लिखूंगा, 2s या 2p।
इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड में रहेगा, थर्ड में क्या पे रहेगा, थर्ड एस में रहेगा, थर्ड पी में रहेगा या थर्ड डी में रहेगा, तो क्या लिखूंगा मैं 3s 3p एंड इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल में रहेगा, फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो फोर्थ में कहां पे रहेगा 4s 4p 4d एंड 4f। देखो 4s 4p 4d 4f, इसका मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा 1s में होगा, सेकेंड में कहां पे होगा 2s और 2p में होगा, थर्ड में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा 3s 3p 3d में होगा, और फोर्थ में कहां पे होगा 4s 4p 4d 5। सो अभी नंबर ऑफ सबशेल्स कितने आए हमारे, n इक्वल टू 1 में एक ही सबशेल्स है 1, n इक्वल टू 2 में 2 सबशेल्स है 2, थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सबशेल्स है, और फोर्थ एनर्जी लेवल में 4 सबशेल्स है। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे फिर नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। मतलब अगर हमारा शेल 1 है तो शेल 1 में एक ही सबशेल रहेगा, अगर हमारा शेल ऑर्बिट 2 है, ऑर्बिट 2 में 2 सबशेल रहेंगे, ऑर्बिट 3 में 3 सबशेल रहेंगे, ऑर्बिट 4 में 4 सबशेल रहेंगे। तो कैसे, अभी देखो डायग्राम बताता हूं। ये अगर न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा 1s, ये हमारा सबशेल बना। ये अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा 1s में रहेगा। अगर ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा 2s या 2p में, ये हमारे सबशेल है 2s एंड 2p। अगर ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा 3s में रहेगा, 3p में रहेगा या 3d में रहेगा, 3s 3p एंड 3d। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो फोर्थ ऑर्बिट में कहां पे रहेगा 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये सबशेल्स है ना। अगर आपको कोई पूछता है कि आप कौन से बिल्डिंग, अगर आपका कोई फ्रेंड रास्ते पे मिलेगा, रोड पे तुम खड़े और मिलेगा, बोले तुम कौन से बिल्डिंग में रहते हो, तो तुम बोलोगे ये बिल्डिंग में रहता हूँ। ये बिल्डिंग में रहने को कौन से फ्लोर पे रहते हो, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो वैसे यहाँ पे भी है कि पहले हमें कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में कौन से सबशेल में, तो बोलेंगे 2s या 2p में रहेगा। अगर हमें भाई इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट में कहां पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में कहां पे रहेगा 3s में रहेगा, 3p में रहेगा, 3d में रहेगा। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में कहां पे रहेगा 4s में रहेगा, 4p में रहेगा, 4d। तो ये सबशेल्स है 1s 2s 2p, ये सबशेल्स है एंड सबशेल आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल। सबशेल आर कॉल्ड ऑल्सो ऑर्बिटल। सबशेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सबशेल आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, करेक्ट। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। तो आगे देखो यहाँ पे टेबल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे, सबसे पहले ये टेबल ये तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि एल का वैल्यू 0 मतलब एस सबशेल, L1 मतलब 4 ही लर्न करना है, L0 1 2 3, L0 मतलब एस सबशेल, L1 मतलब P सबशेल, L2 मतलब D सबशेल एंड L3 मतलब L सबशेल, करेक्ट। बाद में n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल रहेगा, कौन सा 1s। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल रहेंगे, कौन से रहेंगे 2s एंड 2p। पहला वाला हमेशा s रहेगा, दूसरा वाला p रहेगा। तीसरे एनर्जी लेवल में 3 सबशेल रहेंगे, तीसरे एनर्जी लेवल में 3 सबशेल रहेंगे, कौन से 3 सबशेल रहेंगे 3s 3p एंड 3d। और चौथे सबशेल में चौथे एनर्जी लेवल में 4 सबशेल रहेंगे, कौन से 4 सबशेल रहेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। ये 4 सबशेल रहेंगे। सो फाइनली व्हाट सेंटेंस हैव रिटर्न,
नंबर ऑफ सबशेल, हमारे पास कितने सबशेल है किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ शेल के ऊपर डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ सबशेल आर ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेल। अगर सबशेल 4 है तो शेल नंबर या शेल नंबर 4 है मतलब सबशेल 4 रहेंगे। अगर शेल नंबर 5 है तो सबशेल कितने रहेंगे, 5। शेल नंबर अगर 6 है तो सबशेल कितने रहेंगे, 6। लेकिन हमें 4 की जरूरत है। ओके, तो ये हो गया। अभी आगे का एक टेबल करते हैं। और इसे हमें शेप कैसा पता चला, देखो यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एस में रहेगा, एस का मतलब एस ऑर्बिटल आर स्पेरिकल, इनके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एस में, शेप कैसा पता चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर एस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहेगा, स्पेरिकली घूमते रहेगा, स्पेरिकली घूमते रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में रहेगा तो पी ऑर्बिटल में शेप कैसा रहेगा, डम्बेल शेप रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में रहेगा तो डी में शेप कैसा रहेगा, डबल डम्बेल शेप रहेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में रहेगा तो एफ ऑर्बिटल मतलब इट हैज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, या बाद में देखेंगे इसे, मतलब इसको अगर देखना है तो इसको 8 फोल्ड रहेगा स्ट्रक्चर, 8 फोल्ड, ऐसे 8 फोल्ड बाद में देखेंगे। ओके, सो दिस क्वांटम नंबर, सबशेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल। तो दिस क्वांटम नंबर, ये मैंने लिखा है ऑलरेडी। दिस क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन अगर देखो, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा एस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एस में कैसा रहेगा, स्पेरिकल रहेगा। स्पेरिकल मतलब गोल गोल घूमते रहेगा, सर्कुलर नहीं, स्पेरिकल। इलेक्ट्रॉन अगर पी में रहेगा तो पी में कैसा रहेगा, डम्बेल शेप रहेगा, डम्बेल शेप। इलेक्ट्रॉन अगर डी में रहेगा तो डी में कैसे रहेगा, डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप में। और इलेक्ट्रॉन अगर डी में रहेगा तो कितना रहेगा, 8 फोल्ड। यहाँ पे कितने, देखो यहाँ पे 2 फोल्ड है, यहाँ पे कितना फोल्ड है, 4 फोल्ड है, तो वहां पे कितना फोल्ड रहेगा, 8 फोल्ड में घूमता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एस में रहेगा तो स्पेरिकली घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर पी में रहेगा तो डम्बेल शेप उसका रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डी में रहेगा तो डबल डम्बेल शेप में रहेगा, और एफ में रहेगा तो 8 फोल्ड में घूमता रहेगा। और इसमें अभी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन each subshell is given by formula 2 into bracket 2l plus 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच सबशेल। मतलब एस में देखो हमने क्या बोला कि ये अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, 1s में रहेगा। सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, 2s या 2p में रहेगा। अगर हमारा थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, 3s 3p 3d में रहेगा। फोर्थ ऑर्बिट अगर हमारे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, 4s 4p 4d में रहेगा। अभी हमें देखना है एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। जैसे हमें देखो, हमें ऑर्बिट का कैपेसिटी मालूम है, हमें ऑर्बिट का कैपेसिटी मालूम है। ऑर्बिट का कैपेसिटी क्या दिया था मैंने आपको, एक मिनट। या ऑर्बिट का कैपेसिटी दिया था कि फर्स्ट ऑर्बिट वी कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट वी कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट वी कैन हैव 18 इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ ऑर्बिट वी कैन हैव 32 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट का कैपेसिटी, करेक्ट। तो अभी हमें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच सबशेल, and number of electron in the each subshell are given by which formula, 2 into bracket 2l plus 1। अभी मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। L symbol and number of electrons in सबशेल। सबशेल को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल।
एल के कौन कौन से वैल्यूज है? एल के वैल्यूज कौन से है? 0 1 2 3, ये एल के वैल्यूज है. Which are the values of the L we are having? 0 1 2 3. सिंबल क्या है? 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D and 3 मतलब F. करेक्ट. 1 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D and 3 मतलब F. अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच सबशेल आर गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला? 2 इंटू, ये फॉर्मूला है 2 इंटू, अभी देखो L 0 है, L अगर 0 रहेगा तो 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 तो 2. मतलब S सबशेल में how many electrons we can have? 2 electron. S सबशेल में we can have 2 electron. P सबशेल देखो, अभी P के लिए L इज इक्वल टू 1 लेना है, तो L इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, 6 लेना है. करेक्ट. अभी देखो वापस देखो एक बार, L का वैल्यू 1 था, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, L इक्वल टू 2. L का वैल्यू यहाँ पे 2 लेना है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10. एंड F ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल के लिए क्या आएगा? L इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू 3 है, तो 2 3 जा 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14. इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इन द S सबशेल, in the S subshell how many electron we can have? Maximum 2 electron. In the P subshell how many electron we can have here? 6. In the D subshell how many electron we can have here? 10. And F we can have how many? 14. तो अभी देखो आपको पता चलेगा इस डायग्राम से. देखो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल में n इक्वल टू 1. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो, रिपीट कर प्लीज, बोलते रहो. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फर्स्ट शेल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2. यस 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 है. करेक्ट. ओके. सेकेंड शेल देखो, सेकेंड शेल में कौन सा? S और P में, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन, सो 2 प्लस 6 8 इलेक्ट्रॉन. बस सेकेंड एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते? सेकेंड एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते? 8. करेक्ट. तो S में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 8 में 2, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन. तो P का कैपेसिटी कितना है? देखो P का कैपेसिटी 6 है, तो S में 2, P में 6, 8 हो गया. थर्ड शेल, व्हाट इज टोटल कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल? 18. टोटल कैपेसिटी इज 18. ओके, तो 18 मतलब S में कितने रहेंगे? 2, P में कितने रहेंगे? 6 और D में कितने रहे? देखो 10 है, D में कितने? 10 है. तो S में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, P में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, 2 प्लस 6 8 और D में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10 18. तो ऐसा ही मतलब होगा सबशेल. ओके. फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 32. इन द फोर्थ एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 32. तो 32 का ब्रेकअप कैसे होगा? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल अगर ऐड करोगे 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 10 18 एंड 18 प्लस 14 कितना मिलेगा? 32 मिलेगा. तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाते हैं. हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट शेल हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फर्स्ट शेल में 2, तो S में 2 होते हैं. सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल 8 में सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, S एंड P. तो S में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, P में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन. थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18. 18 कैसे आएंगे? S will have 2 इलेक्ट्रॉन, P will have 6 इलेक्ट्रॉन एंड D will have 10 इलेक्ट्रॉन. फोर्थ एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे? 32 आ रहे. तो S में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, P में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, D में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और F में आएंगे 14. तो टोटल मिलेगा 32. करेक्ट. एंड एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे, द ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में कैसा घूमेगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, h अपॉन 2 पाई इनटू ब्रैकेट रूट l इनटू l प्लस 1। ये खाली फॉर्मूला है, मतलब ऑर्बिटल मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, कौन सा फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है, h अपॉन 2 पाई इंटू रूट l इंटू ब्रैकेट l प्लस 1। और l के वैल्यूज क्या है हमारे पास, 0 1 2 3, 0 1 2 3, करेक्ट। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि 1 2 3 4 5 करेंगे तो चले कर सकते हो, लेकिन इसके बाद फिर क्या आएगा, 4 के लिए आएगा g, 5 के लिए आएगा h, लेकिन हमें इतनी ही जरूरत है, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। और अगर 4 करेंगे तो 4 के लिए आएगा g, 5 के लिए आएगा h, 6 के लिए आएगा h, 7 के लिए आएगा मतलब h i वैसे, लेकिन आगे का जरूरत नहीं है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला, h अपॉन 2 पाई इंटू ब्रैकेट रूट l इंटू ब्रैकेट l प्लस 1, ओके, l प्लस 1, इस तरह से। तो वी हैव फिनिश विद द टू क्वांटम नंबर, we have finished with the two quantum number. First we have finished with the principal quantum number and second we have finished with the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number के point क्या थे, it is denoted by the symbol L. It determines the subshell to which electron belongs, कौन से subshell में electron belong कर रहा है। Second, it defines the shape of the orbital, और जिस orbital में electron है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका शेप क्या रहेगा, एंड ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये भी देखा, शेप, यहाँ पे शेप देखे, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर एस में रहेगा तो कहाँ रहेगा, स्पेरिकल में रहेगा, पी में रहेगा तो डम्बल शेप रहेगा, डी में रहेगा तो डबल डम्बल शेप रहेगा, और एफ में रहेगा तो 8 फोल्ड में रहेगा, करेक्ट। तो ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच सबशेल, एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 14। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय व्हिच फार्मूला, h अपॉन 2 पाई रूट इनटू ब्रैकेट l इंटू l प्लस 1, l इंटू ब्रैकेट l प्लस 1। All this part please learn for the next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में सारा पार्ट लर्न करो। क्या लर्न करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लर्न करो, एजिमुथल क्वांटम नंबर लर्न करो, तो आपको नेक्स्ट क्वांटम नंबर समझ में आएगा। ओके, ठीक है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो? No, sir. I will stop it over here. Remaining part will do it in the next lecture.